नर्सिंग स्टडी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनक्लेक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का रीनल सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेरा नाम है अमित और चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है द क्लाइंट विद एक्यूट रीनल फेलियर हैज़ सीरम पोटेशियम लेवल इज 6.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। द नर्स वुड प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रायोरिटी एक्शन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रीनल सिस्टम की बीमारी जो रीनल फेलियर है उसके अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं हो पाता। किडनी अगर फेल हो जाती है तो किडनी वो काम नहीं कर पाएगी जो नॉर्मली वो करती है, तो किडनी पोटेशियम को एक्सक्रीट करती है, लेकिन क्योंकि किडनी फेल होगी तो पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं होगा, पोटेशियम हमारे शरीर में बढ़ता जाएगा। तो पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए सीरम पोटेशियम का नॉर्मल लेवल। तो आपके ब्लड में नॉर्मली पोटेशियम कितना होता है 3.5 से 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये नॉर्मल पोटेशियम लेवल है आपके ब्लड के अंदर। अब क्वेश्चन में क्या है, पोटेशियम लेवल लिखा हुआ 6। तो पहली बात तो आपके माइंड में आराम से आ जानी चाहिए कि ये पोटेशियम का लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हाइपर कैलीमिया है। ये कंडीशन कौन सी है, हाइपर कैलीमिया। अब आप क्या करोगे, आप सोडियम चेक करोगे, आप कार्डियक मॉनिटर पे मरीज को लगाओगे, प्लेस करोगे, इंक्रीज वेजिटेबल्स इन डाइट और अलो एन एक्स्ट्रा 500 ml ऑफ फ्लूइड इनटेक टू डाइल्यूट द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। तो क्या करोगे आप, तो देखो 500 ml फ्लूइड देने से कुछ नहीं होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है। फ्लूइड ये वेजिटेबल्स वाले खाने से तो इनमें तो वैसे वापस पोटेशियम होता तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सोडियम लेवल चेक करने से पोटेशियम का डायरेक्ट कांटेक्ट है, लेकिन उससे उसका क्या फ़ायदा है। तो राइट आंसर है मरीज को, पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर पे लेना पड़ेगा। आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए, कार्डियक मॉनिटर पे मरीज को, पेशेंट को लोगे। कारण क्या है, जब ज़्यादा पोटेशियम का लेवल बढ़ता है तो ये पोटेशियम हार्ट पे इफेक्ट करता है, हार्ट की रिदम को डिस्टर्ब करता है, डिसरिथमिया कोज करता है। इसलिए या तो पोटेशियम की बात हो या कैल्शियम की बात हो, दोनों ही कंडीशन में जब भी मरीज के अंदर, पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा तो सबसे पहले आप कार्डियक मॉनिटर पे पेशेंट को लोगे, ताकि हार्ट रेट का पता चले, कार्डियक डिसरिथमियास तो नहीं हो गया। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट चॉइस ये रहेगी, कार्डियक मॉनिटर पे पेशेंट को रखोगे। ठीक है, क्योंकि डिसरिथमिया को चेक करने के लिए, क्योंकि वो डिसरिथमिया कोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट इज बीइंग हीमोडायलाइज्ड सडनली बिकमिंग शॉर्ट ऑफ ब्रीथ एंड कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन। ठीक है भाई, चेस्ट में पेन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। द क्लाइंट ट्रैकिकार्डिया, पेल एंड एंसियस इज सस्पेक्टेड एयर एम्बोलिज्म। क्या प्रॉब्लम हो गई है, एयर एम्बोलिज्म हो, एयर उसके ब्लड सर्कुलेशन में चला गया, इसका मतलब ये है, और वो जाके कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे माइक्रो सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, तो वहाँ रेस्पिरेटरी फीचर क्रिएट होते हैं मोस्टली, ये भी रेस्पिरेटरी फीचर ही है। द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इज, आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होगी एयर एम्बोलिज्म के केस में, तो डिसकंटिन्यू डायलिसिस एंड नोटिफाई द फिजिशियन, ये करोगे। तो अगर ये कंडीशन एबनॉर्मल है तो आपकी फर्स्ट चॉइस यही होनी चाहिए, डिसकंटिन्यू करोगे डायलिसिस को क्योंकि बहुत ज़्यादा एयर चली गई, और नोटिफाई करोगे फिजिशियन को। मॉनिटर वाइटल साइन एवरी 15 मिनट फॉर नेक्स्ट आवर, ये भी नहीं करोगे क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में करते हैं। कंटिन्यू डायलिसेट कुछ नहीं करना, तो ये भी गलत है क्योंकि एयर एम्बोलिज्म में करना पड़ेगा। एट स्लो रेट नहीं, स्लो रेट पे भी नहीं बंदी करना है। और बोलस द क्लाइंट विद 500 ml नॉर्मल्स नहीं भाई, ये भी नहीं करना। एनएस को स्टॉप करना क्योंकि और ज़्यादा फैलेगा। इसलिए राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर हमारा फर्स्ट, कॉन्टैक्ट द फिजिशियन। राइट आंसर है कॉन्टैक्ट द फिजिशियन। एयर एम्बोलिज्म क्या होता है, एयर बबल जो है सर्कुलेशन में आ जाए उसको बोलते हैं। ए नर्स अराइविंग एट इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद कंप्लेंट ऑफ लो एब्डोमिनल पेन एंड हीमेचूरिया। द क्लाइंट इज ए फेब्राइल, ए फेब्राइल मतलब होता है जिसमें फेबर नहीं है, फेब्राइल नहीं है, फीवर नहीं है, विदाउट फीवर। द नर्स नेक्स्ट असेस द क्लाइंट टू डिटरमाइन द हिस्ट्री ऑफ, किस चीज़ की हिस्ट्री है, पाइलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो आइटिस वर्ड कहीं भी आएगा तो आइटिस का मतलब इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के अंदर हमेशा फेब्राइल कंडीशन रहेगी, ए फेब्राइल
नहीं रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये, फेब्राइल फेब्राइल। तो ये दोनों आंसर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये पाइलोनेफ्राइटिस है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ITIs लगता है तो वो उनमें इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, वहाँ फीवर 100% होता है। तो ये आंसर दोनों नहीं है। अब इन दो में से होता है कन्फ्यूजन कि राइट आंसर क्या है। तो बच्चे इसको छोड़ के इसको लगाते हैं रीनल, क्योंकि वो समझ में आता नहीं है। रीनल कैंसर भाई कैंसर के अंदर हो सकता है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं रीनल कैंसर के अंदर पेन प्रेजेंट नहीं होता। तो फिर राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ट्रोमा ऑफ ब्लैडर और एब्डोमेन के केस में पेन भी होता है, हिमेचूरिया भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और फेब्राइल कंडीशन होती है, फेब्राइल नहीं होती। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉलो ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, मोटर व्हीकल से एक्सीडेंट हो गया। द क्लाइंट वॉज वियरिंग ए लैप सीट बेल्ट व्हेन एक्सीडेंट अकर, सीट बेल्ट लगाई हुई थी। एंड नाउ क्लाइंट इज हिमेचूरिया एंड लोअर एब्डोमिनल पेन, हिमेचूरिया और लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है। तो आपको पता चल गया क्या प्रॉब्लम है। तो इनको टू असेस फर्दर असेसमेंट ऑफ पेन ब्लैडर ट्रोमा, हाँ कोज्ड बाय ब्लैडर ट्रोमा। तो आपको समझ में ब्लैडर ट्रोमा ही था, है ना, ट्रोमा का केस था। द नर्स आस्क द क्लाइंट इफ पेन इज रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। तो ब्लैडर ट्रोमा के केस में पेन किस तरीके से रेफर होगा, फैलेगा। वो यहाँ तो हो रहा है, एब्डोमेन पे तो पेन हो रहा है, लोअर एब्डोमेन, उसके बाद हिप तक फैलेगा, शोल्डर तक, अम्बलाइकस तक या कोस्टोवर्टिब्रल एंगल तक, कहाँ तक जाएगा। तो याद रखना हमेशा ब्लैडर ट्रोमा के केस में पेन जो है शोल्डर तक फैलता है। कहाँ तक फैलता है? शोल्डर तक रेडिएट करता है पेन। कहाँ तक फैलेगा? शोल्डर तक, हिप तक नहीं, अम्बलाइकस नहीं, यहाँ तक नहीं। कोस्टोवर्टिब्रल एंगल क्या है भाई, एक फोटो मैंने डाली है, वहाँ से थोड़ा समझ में आएगा। ये कोस्टल्स मसल्स हैं और ये वर्टिबल्स हैं। तो कोस्टल और वर्टिबल्स के बीच का जो एंगल यहाँ किडनी होती है, किडनी के एरिया में पेन। तो रीनल कैलकुलाई के केस में आपको यहाँ पेन मिलेगा। अम्बलाइकस और हिप का, वो हिप की कोई पैथोलॉजी होगी, अम्बलाइकस के आसपास की कोई पैथोलॉजी, तब पेन मिलेगा। फिलहाल ब्लैडर ट्रोमा के केस में आपको शोल्डर तक पेन रेडिएट होता देखने को मिलेगा फ्रॉम द लोअर एब्डोमेन पेन, लोअर एब्डोमेन से। तो ये लिखा हुआ है ब्लैडर ट्रोमा और इंजरी जो है वो लोअर एब्डोमेन में पेन करता है, जो रेडिएट करेगा शोल्डर तक, ठीक है। फ्रेनिक नर्व इरिटेशन के कारण होता है, ठीक है। अम्बलाइकस कोस्टोवर्टिब्रल यहाँ तक नहीं होगा। नेक्स्ट भी एक फेवरेट क्वेश्चन जो बार बार मैंने कई एग्जाम्स में इसको देखा है। ए फीमेल क्लाइंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉलोइंग फॉल फ्रॉम हॉर्स एंड द फिजिशियन प्रिस्क्राइब इंसर्शन ऑफ फोलिस कैथेटर। फोलिस कैथेटर लगाने के लिए बोला गया है। जो एक पेशेंट आया है आपके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो घोड़े से गिर गया है नीचे, ठीक है। वाइल प्रिपेयरिंग द प्रोसीजर द नर्स नोट ब्लड एट यूरिनरी मीटस, यूरिन की जो ओपनिंग है जहाँ से यूरिन पास होता है, फीमेल क्लाइंट है, उसके अंदर ब्लड, आपको ब्लड नज़र आ रहा है। तो आप क्या करोगे? आप डॉक्टर को नोटिफाई करोगे, स्मॉल साइज कैथेटर लोगे, पेन मेडिसिन दोगे बिफोर इंसर्टिंग, और एक्स्ट्रा प्रोविडिन आयोडीन जो कि बिटाडीन आप यूज़ करते हो क्लीन करने के लिए, वो यूज़ करोगे। तो अगर आपको ऐसा मिलता है यूरिनरी मीटस पे ब्लड लगा हुआ मिलता है, इसका मतलब इंटरनल ट्रॉमा है, ब्लैडर का ट्रॉमा है, इंजरी है इंटरनल। तो आपको ये फोलिस यूज़ नहीं करना, इंसर्ट नहीं करना, मतलब होल्ड करना है। तो क्या करना है? तो तुरंत डॉक्टर को नोटिफाई करोगे। ब्लैडर ट्रॉमा के केस में अगर आपको यूरिनरी मीटस पे ब्लड टिंग लगा हुआ, ब्लड मिल रहा है, ब्लड की कोई गांठ मिल रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर को नोटिफाई करोगे। यहाँ इसमें ऑप्शन ये भी आ सकता है होल्ड द कैथेटर, होल्ड द फोलिस कैथेटर, होल्ड करोगे, देना है नहीं देना, तो वो भी आंसर हो सकता था। फिलहाल वो नहीं है, तो राइट आंसर उसके बाद क्या आएगा? नोटिफाई द फिजिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज असेसिंग द पेटेंसी ऑफ क्लाइंट लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर फिस्टुला। फिस्टुला लगा हुआ है प्रायर टू इनिशिएटिंग हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस करने से पहले एट्रियोवीनस फिस्टुला लगा हुआ है आर्म पे। पेटेंसी चेक करने के लिए आप कैसे उसकी पेटेंसी चेक करते हो, तो पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर आंसर पे आएंगे हम, ठीक है। अगर आपको फिस्टुला की पेटेंसी को चेक करना है तो आपके पास, आप पालपेट करोगे थ्रिल को,
उस एरिया को टच करके फील करते हैं, जो फील करोगे तो आपको थ्रिल फील होगा, थ्रिल बोलते हैं उसको, पाल्पेटिंग थ्रिल। एंड ऑस्कल्टेट ब्रूट, ब्रूट साउंड आपको सुनाई देगी, वहाँ जो भी साउंड क्रिएट होती है उसको ब्रूट साउंड बोलते हैं। ऑस्कल्टेट ब्रूट, ए बी से याद रखना, ए के बाद बी आएगा, और पाल्पेट करना वहाँ पे थ्रिल को, ये उस एरिया को पाल्पेट करना जहाँ पे फिस्टुला बना हुआ है। तो पाल्पेट थ्रिल ऑस्कल्टेट ब्रूट, ए बी पी टी, ए बी पी टी, ये याद रखना। तो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो क्या करोगे सबसे पहले फिस्टुला में हीमोडायलिसिस स्टार्ट करने से पहले? पाल्पेट ऑफ थ्रिल ओवर द फिस्टुला, presence of radial pulse in left wrist, absence of blood on oscillation of fistula, कैपिलरी रिफिल 3 सेकंड, तो ये भी 3 सेकंड ये नहीं करते, पल्प ये भी नहीं करते, प्रेजेंस ऑफ रेडियल पल्स को भी नहीं करेंगे, absence ऑफ ब्रीथ ये गलत लिखा हो, यहाँ इस थर्ड ऑप्शन सही हो सकता था अगर यहाँ प्रेजेंट लिखा होता। तो राइट आंसर क्या आएगा? प्रेजेंस पाल्पेशन ऑफ थ्रिल ओवर फिस्टुला, राइट आंसर ए। या तो आप पाल्पेट कर लो थ्रिल को, या ऑस्कल्टेट कर लो ब्रूट को। तो ऑस्कल्टेट द ब्रूट अब्सेंस की जगह प्रेजेंस लिखा मिलता तो ये सही हो जाता, फिर यहाँ कुछ चेंज मिलता। तो राइट आंसर इसका ए। नेक्स्ट, द मेल क्लाइंट इज टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस है। द नर्स असेस क्लाइंट विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस डिसऑर्डर। तो यूरेथ्राइटिस क्या होता है पहले ये देखना पड़ेगा। यूरेथ्राइटिस बेसिकली इन्फेक्शन है, मेल के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। क्लाइमेडिया जो ट्रोकोमेटिस है उसका इन्फेक्शन है, जिसमें आपको डिसयूरिया देखने को मिलता है, पेनफुल यूरिनेशन, साथ में क्लियर म्यूकोप्यूरेंट डिस्चार्ज देखने को मिलता है, वो देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर ये बीमारी आपको गोनेरिया की जो बीमारी है उसके साथ मिलेगी। क्लाइमेडिया का इन्फेक्शन भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ही है, जो क्लाइमेडिया ट्राइकोमेटिस के कारण होता है। तो अब अगर किसी को यूरेथ्राइटिस हो तो ज़्यादातर उसमें क्लाइमेडियल इन्फेक्शन के कारण होगा, और साथ में गोनेरिया भी मिल सकता है। तो इसमें क्या फीचर आएंगे? हीमेचूरिया फीचर नहीं आएगा, हीमेचूरिया यहाँ दोनों में ही नहीं है, हीमेचूरिया का फीचर यहाँ नहीं होगा। ब्लड इंजरी नहीं हुई, इंजरी में ब्लड लॉस होता है, यहाँ सिर्फ इन्फेक्शन है तो नहीं होगा। प्रोटीन यूरिया भी इसका फीचर है, प्रोटीन यूरिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम का फीचर है, तो वो अलग से नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से ये दो फीचर अलग हो गए, हीमेचूरिया भी नहीं होता। तो ये जो है ये सही है राइट आंसर। तो डिसयूरिया और पेनाइल डिस्चार्ज हो, कुछ डिस्चार्ज देखने को मिलेगा और पेनफुल यूरिनेशन देखने को मिलेगा, यही फीचर है यूरेथ्राइटिस के। तो राइट आंसर है डी, ठीक है। नेक्स्ट, the nurse assessing a client with epididymitis, the nurse anticipate which of the following finding at the physical examination। एपिडिडाइमाइटिस के केस में कौन सा फिजिकल फाइंडिंग देखने को मिलेगा? फीवर, डायरिया, ग्रोइंग पेन, अकाइमोसिस। अकाइमोसिस होता है ब्लड की जो डिस्कलरेशन हो जाता है वेन ब्रेक होने के बाद, वेन रप्चर होने के बाद ब्लड वेसल्स इंटरनल रप्चर हो जाते हैं, उसके बाद बाहर की तरफ जो स्किन का डिस्कलेशन उसको बोलते हैं काइमोसिस। ये दोनों फीचर इसमें नहीं देखने और मिल सकते हैं। डायरिया नहीं मिलेगा, डायरिया भी नेगेटिव है, डायरिया इसमें नहीं होता। तो कुछ फीचर्स आपको निकल के आ ही जाएंगे, ये डायरिया आ गया दोबारा, ये भी इसमें नहीं होता। तो क्या देखने को मिलेगा? एपिडिडाइमाइटिस होता क्या है, देखो क्या है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर कोल्ड शेप, बहुत सारी कोल्ड शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको एपिडाइमिस बोलते हैं, जो स्पर्म को कलेक्ट करके रखते हैं, फिर वो वहाँ से वर्स डिफरेंस से होते हुए फिर वापस यूरिन, सेमी वेसिकल्स और जो प्रोस्टेट ग्लैंड, इनसे फ्लूइड लेते हुए कहाँ जाएंगे? यूरेथ्रा से एग्जिट होते हैं। तो ये है वो एपिडिडाइमिस, कोमा शेप की स्ट्रक्चर। अब ये जो है इसका इन्फेक्शन हो तब क्या होगा? तो डायरिया वगैरह का तो केस है ही नहीं है, डायरिया का कोई केस ही नहीं है, तो डायरिया वाले गलत हो गए। एडिमा वगैरह हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा, अकाइमोसिस। टेस्टिकुलर टोरोजन नहीं होगा, राइट आंसर है ये। फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, पेनफुल स्क्रॉटम एडिमा होता है, राइट आंसर है थर्ड। और एक टर्म थी अकाइमोसिस, तो 3 टर्म आपको अकाइमोसिस जैसी पढ़नी पड़ेगी, तो पिटैची, एक परप्यूरा, एक अकाइमोसिस। ये ब्लड से जो डिस्कलरेशन हो जाता है, ब्लड वेसल रप्चर हुआ है, अगर वो 1 से 2 mm की छोटी पिन पॉइंट ब्लड डिस्कलरेशन, उसको बोलेंगे पिटैचिस। परप्यूरा थोड़ा सा साइज बड़ा, 3 mm से ज़्यादा बड़ा, 3 mm से बड़ा।
1 या 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्कलेशन, जो ब्लड का डिस्कलेशन, स्किन डिस्कलेशन ड्यू टू ब्लड रप्चर, ब्लड वेसल्स रप्चर होने के कारण देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं अकाइमोसिस। ठीक है, तो एपिडेडाइमिस्ट के साइन है भाई, स्कोर्टल पेन होता है, एडिमा होता है, जो फीवर, नोजिया, वोमिटिंग इनके साथ देखने को मिलेगा। बेसिकली इन्फेक्शन होता है, ठीक है, ज़्यादातर ट्रॉमा के बाद भी देखने को मिल सकता है, कॉज्ड बाय ट्रॉमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट कंप्लेंट ऑफ फीवर, पेरिनियल पेन एंड अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी डिस्यूरिया टू असेस द क्लाइंट प्रॉब्लम रिलेट टू द बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस। तो बैक्टीरियल प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फेक्शन हुआ ड्यू टू बैक्टीरिया, कहने के बाद ये है पॉइंट में। द नर्स वुड लुक एट द रिजल्ट प्रोस्टेट एग्जामिनेशन विच शुड रिवील द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इनमें से कौन सा प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार है? प्रोस्टेट ग्लैंड, उसमें सॉफ्ट और स्वेलो, सॉफ्ट हो जाएगी, रेड सॉफ्ट, स्वेलो और बोगी, इन दोनों में स्वेलन हो रहा है। पहले समझना पड़ेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, ए बैक्टीरियल भी, बैक्टीरियल भी। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो इन्फेक्शन होता है उसमें क्या देखने को मिलता है? उसमें एक तो एक प्रोस्टेट हार्ड देखने को मिलता है, सॉफ्ट नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड हार्ड हो जाती है थोड़ी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, साथ में वार्म टू टच होता है, थोड़ा जब आप टच करोगे तो आपको थोड़ा गर्म महसूस होगा। तो राइट आंसर है इसका डी, राइट आंसर है डी। आपको टेंडर देखने को मिलेगा, थोड़ा हार्ड देखने को मिलेगा, सॉफ्ट, बोगी का मतलब भी सॉफ्ट ही होता है, सॉफ्ट देखने को नहीं। इन दोनों का ऑप्शन ये है कि बस रेड कर रहा है, तो ये दोनों का ऑप्शन नहीं है। टेंडर तक सही था, एडिमेटस विद अकाइमोसिस, अकाइमोसिस नहीं होता है, ब्लड वेसल्स इंटरनल रप्चर नहीं हो, तो बाहर से कोई डिस्कलेशन देखने को नहीं मिलता, जैसे पहले समझाया। तो ये गलत लिखा हो, बाकी तो बातें सही हैं दोनों, ये सही है। टेंडर, इंड्यूरेटेड और वार्म टू टच आपको देखने को मिलेगा प्रोस्टाइटिस। तो प्रोस्टाइटिस इन्फेक्शन जिसमें सोलो, टेंडर, प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलेगी, वार्म टू टच मिलेगा, इंड्यूरेटेड मिलेगा, जो मतलब स्वेलिंग को ही बोलते हैं इंड्यूरेशन। नेक्स्ट, द नर्स इज टेकिंग हिस्ट्री ऑफ ए क्लाइंट हु हैड बिग बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रोफी है इन द पास्ट, ठीक है, एंड डिटरमाइन विच ऑफ द क्लाइंट करंटली इन एक्सपीरियंस डिफिकल्टी। द नर्स आज द क्लाइंट अबाउट प्रेजेंस ऑफ अर्ली सिम्टम। सबसे पहले कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी बीपीएच के अंदर? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो नोक्चूरिया होगा, यूरिन रिटेंशन होगा, यूरिन अर्ज इनकॉन्टिनेंस होगा, या फिर डिक्रीज फोर्स ऑफ स्टीम ऑफ यूरिन होगा। तो पहले समझो, ये ब्लैडर है, ब्लैडर के अंदर ये, ब्लैडर के बाद ये यूरेथ्रा है, और यूरेथ्रा के दोनों साइड ये जो बड़ी ग्लैंड है जो उसको कवर कर रही है सारी साइड से, उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर हाइपरट्रॉफी हो जाए तो इसका कैंसर होता है, उसको बोलते हैं, इसकी सेल्स का साइज बढ़ेगा। जब इसकी सेल्स का साइज बढ़ेगा तो ये कंप्रेस करेगी इस ट्यूब को, और इस ट्यूब के फ्लो को डिक्रीज करेगी। तो जब पेशेंट यूरिन पास करेगा तो डिक्रीज फोर्स इन स्ट्रीम ऑफ यूरिन, उतना प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाएगा, फोर्स कम बनेगी, ज़्यादा दूर तक आप यूरिन पास नहीं कर पाओगे, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर से नहीं कर पाओगे, दूर ना समझ के, डिक्रीज रहेगा। तो ये नोक्चूरिया, नाइट में जो बार बार यूरिन पास करते हैं, यूरिन रिटेंशन रहने लग जाएगा। रिटेंशन अर्ली फीचर नहीं है, वो बाद में आएगा। अर्ज इनकॉन्टिनेंस, अभी इस इनकॉन्टिनेंस को देख लेते हैं पूरे को। तो नोक्चूरिया क्या है? नोक्चूरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मरीज नाइट में बार बार यूरिन करने के लिए उठता है, दैट इज नोक्चूरिया, नॉर्मल बनने। नोक्चूरल एन्यूरेसिस क्या है? बेड वेटिंग बोलते हैं। इनवॉलेंट्री यूरिनेशन, आपको पता ही नहीं चला आपने नाइट में यूरिन पास कर दिया, उसको बोलते हैं नोक्चूरल एन्यूरेसिस, बेड वेटिंग बोलते हैं। 7 साल तक ये नॉर्मली बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। अगर ये 7 साल के बाद भी प्रेजेंट है तो इस बीमारी का नाम है नोक्चूरल एन्यूरेसिस या बेड वेटिंग, ठीक है। और पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नोक्चूरल एन्यूरेसिस, इमिप्रामिन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नोक्चूरल एन्यूरेसिस, ठीक है। नेक्स्ट, यूरिन इनकॉन्टिनेंस, ये मैन और फीमेल दोनों में होता है कि ब्लैडर पे जो कंट्रोल है कि यूरिन पास कब करना कब नहीं करना, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो लॉस हो जाता है। पेशेंट थोड़ा सा स्नीज करते, कफिंग, लाफिंग और कंट्रोल नहीं कर पाता यूरिनेशन को, उसको बोलते हैं यूरिन इनकॉन्टिनेशन, इनकंटिनेंस। और यूरिन इनकंटिनेंस जो है वो कई सारी टाइप का होता है, जैसे स्ट्रेच होता है, जब प्रेशर पड़ता है एब्डोमेन पे तो थोड़ा सा लीक हो जाता है
यूरिन, उसको बोलते हैं। कफिंग, स्नीजिंग, लाफिंग, एक्सरसाइज के दौरान हल्का सा लीक होगा। स्ट्रेस, अर्ज वाला, जब बहुत ज़्यादा पर्सन को अर्ज हो रही है, स्ट्रॉन्ग अर्ज हो रही है यूरिन पास करने को, थोड़ा सा जो लीक हो रहा है यूरिन, उसको बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो, जब ब्लैडर पूरा भर जाएगा तो हल्का सा जो लीक देखने को मिलेगा यूरिन का ब्लैडर यूरेथ्रा से, उसको बोलेंगे ओवरफ्लो। और चौथा फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, फोर्थ जो पॉइंट है, एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंट एंड कंटिन्यूस ट्रिबलिंग ऑफ यूरिन ड्यू टू ब्लैडर। हाँ भाई, ब्लैडर पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं हुआ तो बार बार यूरिन अपने आप निकल रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा। ये मेंटल और फिजिकल इम्पेयरमेंट के कारण आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जिसमें कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होता ब्लैडर और पेशेंट बार बार ड्रिबलिंग करता रहता है, थोड़ा थोड़ा यूरिन की ड्रॉप जो है एक्सक्रीट होती रहती है, वो है फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। ये अलग अलग टाइप के, तो ये भी फीचर्स अर्ज कॉन्टिनेंस भी नहीं, इनकॉन्टिनेंस भी नहीं देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर इसका रहेगा डिक्रीज फोर्स इन स्ट्रीम ऑफ यूरिन बिगिन हाइपरट्रॉफी प्लेजिया का अर्ली फीचर है। राइट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो द क्लाइंट न्यूली डायग्नोस्ड विद क्रॉनिक रीनल फेलियर हैड बीन हीमोडायलाइज्ड, ठीक है, नोइंग दैट द क्लाइंट इज रिस्क ऑफ डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। तो उसमें डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम के कौन से फीचर होंगे, बात इतनी है। तो एक बार कहानी सुनो कि क्या होता है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम क्या है, बेसिकली ये हो रहा है जब आप ये सोल्यूट्स को ज़्यादा रैपिडली रिमूव करवा दोगे हीमोडायलिसिस से, जल्दी से रिमूव हो गए, उसके कारण ये हमारे शरीर के नॉर्मल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं और ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर ये डिस्टर्ब होने के कारण रिमूव हो जाते हैं ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट और वाटर जो है वो सेरिब्रल सेल्स के पास ज़्यादा पहुंच जाएगा। आईसीपी इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और उसी के कारण ही आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे जिन फीचर्स में डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम बोलो या आईसीपी इंक्रीज में देखने को मिलता है। हेडेक, मेंटल कन्फ्यूजन, कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाएगी, नोजिया, वोमिटिंग, ट्विस्टिंग, सीजर भी देखने को मिल सकते हैं। ये सारे डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम होता है जो कि आपको रैपिड फ्लो ऑफ सॉल्यूट्स के कारण, डिस्टर्बेंस के कारण आपको ये देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हीमोडायलिसिस के बाद होता है तो उसमें क्या फीचर मिलेंगे। तो भाई इसमें ब्रेन रिलेटेड फीचर्स रहेंगे जैसे हेडेक, डिसओरिएंटेशन, लेवल ऑफ कॉन्शियस, ट्विस्टिंग। तो राइट आंसर होगा डी। टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोटेंशन, ये फीचर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोडायलिसिस क्लाइंट इन लेफ्ट आर्म फिस्टुला इज एन रिस्क ऑफ एर्टीरियल स्टील सिंड्रोम। नर्स इज असेस दिस विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन। भाई आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम क्या है, आपने यहाँ पे फिस्टुला लगाया, कनेक्शन किया, उसके बाद इस आगे के हाथ की जो ब्लड सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाए, वो आर्टरी से जो ब्लड है वो स्टील हो जाए, चोरी हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम। लेफ्ट में लगा होगा तो लेफ्ट हैंड पे होगा, हाथ पे होगा, राइट में लगा होगा तो राइट पे। तो लेफ्ट हैंड पे ये जो फीचर आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम के आएंगे, एक तो ब्लड सप्लाई कम होगी तो डिक्रीज पल्स हो जाएगी, पल्स डिक्रीज पल्स, यहाँ पे ब्लड नहीं आएगा तो पेलनेस थोड़ी हो जाती है, सुन हो जाता है यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा पैरेस्थीसिया बोलते हैं उसको, वीकनेस आ जाएगी, सुन हो जाएगा हल्का सा, थोड़ा सेंसेशन भी डिस्टर्ब होता है, पेन भी होता है हल्का सा, पैलर हो जाएगा, थोड़ा स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, और पल्स यहाँ पे आपको डिक्रीज देखने को मिलेगी। पी से ही है ज़्यादातर सारे फीचर, पेलनेस, पल्स डिक्रीज पल्स, पैलर, ठीक है। तो ये सारे फीचर इसी के आएंगे, तो आप इसमें से ढूंढ लेना, ढूंढ के निकालोगे तो सेकंड ऑप्शन इज ए राइट आंसर। पैलर, डिमिनिश्ड पल्स, पेन इन लेफ्ट हैंड, ये सारे फीचर देखने को मिलेंगे, ठीक है। वार्मथ यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, रेडिश डिस्कलरेशन यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, पेल मिलेगा, पेल, ठीक है। एडिमा यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, एडिमा इसलिए क्योंकि एडिमा नहीं होगा, कम हो रहा है, तो जब ब्लड कम जाएगा तो एडिमा नहीं होता वहाँ पे, तो राइट आंसर है सेकंड। तो आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम बेसिकली वेस्कुलर इनसफिशिएंसी के कारण हो रहा है, यहाँ से ब्लड की सप्लाई यहाँ कम आ रही है, उसके कारण देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो फिस्टुला वगैरह लगा तो उसके बाद होगा पल्स, पैलर, पेन, पैरेस्थीसिया, है ना, वो सारे फीचर्स यहाँ देखने को मिले। नेक्स्ट, ए नर्स इज रिव्यूइंग द क्लाइंट रिकॉर्ड एंड द नोट द फिजिशियन हैज डॉक्यूमेंटेड द क्लाइंट
हैज़ रीनल डिसऑर्डर, ठीक है। रीनल डिसऑर्डर आपको पता चले, ऑन रिव्यू ऑफ द लेबोरेटरी रिजल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली नॉट इन द फॉलोइंग, ठीक है भाई। इन सब में से कौन सा फीचर रीनल बीमारियों, रीनल डिजीज के लिए देखा जाता है? तो आरएफटी के अंदर जो करा रीनल फंक्शन टेस्ट, उसमें BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रेटिनिन, ऐसी चीज़ों को चेक किया जाता है जो कि आपकी फर्स्ट चॉइस होगी रीनल डिजीज के अंदर, क्रेटिनिन और BUN। तो इसमें से एक ही ऑप्शन दिया हो यहाँ क्रेटिनिन, इन दोनों में से भी ऑप्शन मिले तो फिर क्रेटिनिन चूज करना है फर्स्ट, क्योंकि बिल्कुल 100% ये फिल्टर हो जाती है। जितना आपके ब्लड में इसकी वैल्यू इतनी आपकी यूरिन में वैल्यू है। तो अगर किडनी परफेक्टली काम कर रही होगी तो दोनों में इसकी वैल्यू बराबर मिलेगी, किडनी से अंदर भी, मतलब ब्लड के अंदर भी और यूरिन के अंदर भी। लेकिन अगर इसकी वैल्यू डिस्टर्ब हो रही है, ब्लड के अंदर बढ़ रही है, इसका मतलब किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही इसको, यूरिन के अंदर कम हो जाएगा। और किडनी अगर इसको भी फिल्टर नहीं कर पा रही, इसका मतलब किडनी की कोई बीमारी है। तो एक तरीके से किडनी के इंडिकेटर की तरह काम करते हैं क्रेटिनिन और ये। और बार बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है इसकी नॉर्मल वैल्यू से। तो 6 2 जा 12, तो 0.6 से 1.2 mg/dl, इतनी ही लिथियम की वैल्यू होती है आपकी नॉर्मल शरीर में, लिथियम भी इतना ही चाहिए, ठीक है। और BUN की वैल्यू होती है 10 to 20 mg/dl। जो पहले की वैल्यू जो आपको याद करनी है वो 8 to 25 भी है। तो किसी किसी बुक में आपको 8 to 25 भी देखने को मिलेगा, वो भी राइट आंसर रहेगा। लेकिन आजकल थोड़ी मॉडिफाइड कर दी वैल्यू, तो 10 to 20 भी आप इसको राइट मान लोगे, नई बुकों में आपको ये मिलेगी। नेक्स्ट, द क्लाइंट विद क्रॉनिक रीनल फेलियर रिटर्न टू द नर्सिंग यूनिट फॉलो ए हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट। हीमोडायलिसिस का ट्रीटमेंट लेके मरीज वापस आया है, ठीक है, क्लाइंट, ठीक है। ऑन असेसमेंट नोट दैट द क्लाइंट टेम्परेचर इज 100.2। अब आप क्या करोगे? तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट के बाद टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। तो आपकी नॉलेज के लिए बताऊँ, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि मशीन, जिस मशीन में से जो हीमोडायलिसिस मशीन जो है वो जब काम करती है तो हल्का सा आपको टेम्परेचर, ब्लड जो वार्म हो जाता है, तो हल्का सा आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। कंटिन्यू तो मॉनिटरिंग करना है, फिजिशियन को एनकरेज नहीं करना, फ्लूइड वाटर नहीं लेना, ले सकते हो फ्लूइड वाटर, लेकिन फर्स्ट आप इसको चूज करोगे मॉनिटरिंग वाइटल्स। और मॉनिटरिंग साइट फॉर इन्फेक्शन अभी नहीं है, तो इन्फेक्शन के लिए नहीं चेक करना, तो राइट आंसर है थर्ड, ठीक है। ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस थोड़ा सा ब्लड का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो एक नॉर्मल कंडीशन। नेक्स्ट, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट हु इज रिटर्न फ्रॉम द डायलिसिस यूनिट, फॉलो हीमोडायलिसिस। द कंप्लेंट हेडेक एंड नोजिया एंड एक्सट्रीम रेस्टलेस। आपके हिसाब से क्या दिक्कत है? डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम है भाई इसमें। हीमोडायलिसिस के बाद हेडेक वगैरह, नोजिया वगैरह, ओरिएंटेशन डिस्टर्ब, ट्विस्टिंग, रेस्टलेसनेस, ये फीचर है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम के। और डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम के अगर फीचर क्रिएट हो रहे हैं तो आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहेगी? आप तुरंत डॉक्टर को नोटिफाई करोगे, तो राइट आंसर रहेगा सेकंड। ये नहीं करना, मेडिकल नहीं करना, मॉनिटर नहीं करना, आपको नोटिफाई करना डॉक्टर को, क्योंकि डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम प्रेजेंट है। नेक्स्ट, ए क्लाइंट न्यूली डायग्नोस्ड विद रीनल फेलियर हैज जस्ट बीन स्टार्टेड ऑन पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है, अभी स्टार्ट किया है। ड्यूरिंग द इन्फ्यूजन ऑफ द डायलिसाइड द क्लाइंट कंप्लेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन। अब आप क्या करोगे? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डायलिसिस के दौरान एब्डोमिनल पेन, पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान एब्डोमिनल पेन होना स्टार्टिंग में नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये होता है नॉर्मल। एब्डोमिनल जब करते हैं तो पेन ड्यूरिंग द फ्लो थोड़ा बहुत होता है, जो बाद में डिसअपेयर हो जाएगा 1 to 2 वीक में। फिलहाल अभी हो रहा है, लेकिन ये क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टॉप द डायलिसिस नहीं करना, स्लो भी नहीं करना, डिक्रीज भी नहीं करना, क्योंकि एबनॉर्मल कंडीशन है ही नहीं। आप ये कंडीशन तब करोगे जब कुछ एबनॉर्मल है। फिलहाल आप एक्सप्लेन कर दो इस पेन को कि ये कुछ टाइम के बाद सबसाइड अपने आप हो जाएगा, तो राइट आंसर है 4। नेक्स्ट, द नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग ए क्लाइंट विद डायबिटीज मेलाइटिस अबाउट पेरिटोनियल डायलिसिस। The nurse tell the client it is important to maintain
प्रिस्क्राइब ड्वेल टाइम वो होता है कि कितने टाइम के लिए आपने डायलिसिट सॉल्यूशन को बॉडी के अंदर छोड़ना है। ठीक है, एक होता है डालने का टाइम, ड्वेल टाइम, ऐसे करके अलग अलग होते हैं। ड्वेल टाइम में कितने टाइम के लिए आप उस फ्लूइड को, डायलिसिट सॉल्यूशन को बॉडी के अंदर छोड़ोगे। अगर आप उसमें ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ोगे तो उसके अंदर होता है ग्लूकोज, है ना, डायलिसिट सॉल्यूशन के अंदर ग्लूकोज, और ग्लूकोज वो ज़्यादा ग्लूकोज शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, माँ के अंदर चला जाएगा, फीमेल के अंदर चला जाएगा, मदर किसी में भी चला जाएगा, मेल फीमेल क्लाइंट में चला जाएगा। और क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, हाइपर ग्लाइसीमिया। तो अगर आप ड्वेल टाइम को ज़्यादा बढ़ाते हो तो आपको हाइपर ग्लाइसीमिया मिलेगी। इन्फेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि इन्फेक्शन उससे नहीं फर्क पड़ेगा, हाइपोफॉस्फेटेमिया भी नहीं, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम भी नहीं, तो क्या मिलेगा आपको, हाइपर ग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लूकोज ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, और ग्लूकोज ज़्यादा शिफ्ट होएगा तो वो हाइपर ग्लाइसीमिया कोज करेगा। नेक्स्ट, a week after kidney transplantation the client developed temperature 101 degree Fahrenheit, blood pressure is elevated, kidney is tender। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किडनी ने, बॉडी ने इस किडनी को रिजेक्ट कर दिया। तो बताओ कि ये कौन सा रिजेक्शन है, एक्यूट रिजेक्शन, किडनी रिजेक्शन, क्रोनिक है या किडनी ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये रिजेक्शन 3 टाइप के होते हैं, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, एक्यूट रिजेक्शन और क्रोनिक रिजेक्शन। लगाने के तुरंत बाद कर दिया तो हाइपर एक्यूट, 6 वीक तक कर दिया तो फिर एक्यूट, और मंथ टू ईयर बहुत सारे महीनों के बाद या कई सालों में किया उसको बोलते हैं क्रोनिक रिजेक्शन। तो अलग अलग टाइप के रिजेक्शन है। फिलहाल कब किया है, ये है 1 वीक आफ्टर द किडनी ट्रांसप्लांट। तो 1 वीक का केस कौन सा है, वीक वाला एक्यूट। तो राइट आंसर क्या रहेगा, एक्यूट रिजेक्शन। याद करना पड़ेगा डायरेक्ट आपको, और कुछ नहीं है इसमें, एक्यूट रिजेक्शन आंसर रहेगा। अगर कुछ टाइम के बाद ही होगा तुरंत तो फिर हाइपर एक्टिव, 3 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, ऐसा क्वेश्चन आता तो फिर क्रोनिक रिजेक्शन। क्वेश्चन के आधार पे आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट इज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल विद डायग्नोसिस ऑफ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी एंड ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट इज परफॉर्म। ठीक है, यूरिन की पाइप के अंदर से डाल के और परफॉर्म किया है, प्रोस्टेट ग्लैंड को निकाला है। 4 आवर आफ्टर द सर्जरी द नर्स टेक द क्लाइंट वाइटल्स। 4 घंटे के बाद नर्स ने वाइटल्स चेक किए और उसको मिला एम्प्टी किया यूरिन बैग। विच ऑफ द फॉलोइंग असेट्स इंडिकेट द नीड फॉर टू नोटिफाई द फिजिशियन। इन चारों में से कौन सी बात गलत है, जिसके लिए बीपीएच की सर्जरी के बाद कौन सी इनमें से बात है जो गलत है, नीड टू नोटिफाई द फिजिशियन। तो रेड ब्लड यूरिन जनरली देखने को मिलता है शुरू में, पेन भी देखने को मिलता है, ब्लैडर स्पाज्म भी हो जाता है। 200 ml या उससे ज़्यादा एक नॉर्मल बात है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर 100/50, ब्लड बीपी लो और पल्स ज़्यादा, बीपी लो पल्स ज़्यादा, ठीक है, ये फीचर किसका है, ये फीचर है शॉक का। और ये जिस टाइप का शॉक है वो है हेमरेजिक शॉक, हेमरेज के कारण। तो ये हेमरेजिक शॉक भाई हो सकता है यहाँ, इसीलिए आपको 4th आंसर टिक करना, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। राइट आंसर 4। ये जो सारे फीचर है, रेड ब्लड यूरिन, पेन, यूरिन आउटपुट, ये कंडीशन नॉर्मली देखने को मिलेगी बीपीएच की सर्जरी के बाद। लेकिन अगर बीपी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और पल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है और पेशेंट शॉक में जा रहा है, इसलिए आप इस फीचर्स को तुरंत डॉक्टर को नोटिफाई करो। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई, पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी व्हाट्सएप नंबर पे, ये नंबर है, आप यहाँ भी हमें मैसेज या कॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।